हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी रेलवे के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन समझ लेते हैं जो हमारी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट कब रहने वाली है उस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंटर्नशिप के लिए फॉर्म निकाले गए हैं उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या रखा गया है, चाहे वो एज का हो, एजुकेशनल हो, और आपका सिलेक्शन किस बिहाफ पे होने वाला है उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इंटर्नशिप का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन है फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट इंटर्नशिप अंडर अप्रेंटिस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इंटर्नशिप होने वाली है या अप्रेंटिस होने वाली है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 12 मार्च से, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, या बात करें क्लोजिंग विंडो की कि आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट रहने वाली है या क्लोजिंग डेट रहने वाली है 11 अप्रैल। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं 12 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं इंटर्नशिप के लिए, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 11 अप्रैल। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे जो स्लॉट इस बार आपके रिलीज किए गए हैं, जो वैकेंसी इस बार रिलीज की गई है या किन स्लॉट्स के अंदर आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट्स रहने वाले हैं आपकी 2801 या 2801 अप्रेंटिस यहाँ पे आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, जो पद है या जो स्लॉट्स हैं आपके वो रहने वाले हैं 2801। तो यहाँ पे 2801 कैंडिडेट्स का साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा और आप कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट साउथ सेंट्रल रेलवे के, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे दी हुई है www.scrindianrailway.government.in। तो इसी के अंतर्गत आपको इसका फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। अब बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो ज्यूरिसडिक्शन है ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत वो क्या है। तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आपका यहाँ पे तेलंगाना स्टेट दिया गया है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं कि किस स्टेट के अंतर्गत, कितने डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप होने वाली है, और ये जो वैकेंसी है ये कौन कौन से स्टेट के लिए आई है, यानी आपकी जो इंटर्नशिप है वो कौन कौन से स्टेट के अंतर्गत होने वाली है। तो यहाँ पे पहला स्टेट आपका रहेगा तेलंगाना, और उसके अंतर्गत जितने भी आपके जिले आते हैं तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत उन सभी स्टेट्स में आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप होगी। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत सारे जिले हैं, लेकिन आपका जो मैनम है और श्रीकाकुलम है और विजयनागरम, ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंतर्गत आपकी इंटर्नशिप नहीं होगी। इसके अलावा भी जितने भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप होने वाली है। महाराष्ट्र के अंतर्गत भी यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिए हुए हैं, जैसे अकोला है, अमरावती है, यहाँ पे बीड़ है, आपका चंद्रपुर है यहाँ पे, ठीक है, चंद्रापुर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आपके यहाँ पे जो है वो इंटर्नशिप होने वाली। कर्नाटका के लिए भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आपके दिए हुए हैं, तमिलनाडु के लिए भी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, और मध्य प्रदेश के लिए भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। खांडवा के अंतर्गत भी आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप होने वाली है। बुरहानपुर के अंतर्गत भी आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप होने वाली है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो ये आपके सारे स्टेट रहने वाले हैं जिन स्टेट के अंतर्गत आपकी इंटर्नशिप होगी, और उन स्टेट्स के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी इंटर्नशिप होगी वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप
चाहेंगे कि आपकी इंटर्नशिप होगी, लेकिन जो सिलेक्शन है आपका इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत आपका यहाँ पे होगा। यानी जो आपकी ये 2801 सीट्स हैं वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत रिलीज की गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग यूनिट या आपका जो डिपार्टमेंट है कि यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत कौन सी ट्रेनिंग यूनिट आपकी आई हुई है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग दी हुई है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आपके ट्रेनिंग यूनिट नेम भी दिए हुए हैं। सारे ट्रेनिंग यूनिट नेम दिए हुए हैं कि सिविल इंजीनियरिंग आपके कौन से ट्रेनिंग के यूनिट के अंतर्गत होने वाली है, कौन कौन से, हम कौन से नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स के अंतर्गत आपकी डिपार्टमेंट जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है अलग अलग यूनिट्स के अंतर्गत आया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे इतनी लंबी आपको लिस्ट शो हो रही होगी, ये सारी लिस्ट आपकी रहने वाली है ट्रेनिंग यूनिट्स की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है आपका अगला डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत इतने सारे आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। लास्ट आपका यहाँ पे उसके बाद आपका S&T इंजीनियरिंग जो आपका सिंगला और टेलीकॉम यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आपका पर्सनल डिपार्टमेंट जो आपका लास्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट रहेगा। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, S&T इंजीनियरिंग और पर्सनल डिपार्टमेंट, इसके अंतर्गत आपकी यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन होना है। ये आपके डिपार्टमेंट रहने वाले हैं और इसी के अंतर्गत आपके यहाँ पे सेंटर जो यूनिट है वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट के अंतर्गत आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है, ट्रेनिंग यूनिट। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ट्रेड वाइज है, यहाँ पे अब हम बात करेंगे ट्रेड। तो यहाँ पे ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज आपका जो 2801 सीट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया है आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 टू 2026 के लिए। तो यहाँ पे आपके जितने भी कैटेगरी वाइज आपकी जो स्लॉट्स हैं वो यहाँ पे जितने भी जिस भी कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसी आई हुई है उस हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जो ट्रेड है कि कौन सा ट्रेड कितनी वैकेंसीज लेके आया है और कौन कौन सी कैटेगरीज में कितनी वैकेंसी रहने वाली है और टोटल उस ट्रेड के लिए आपकी कितनी वैकेंसी है, वो सब कुछ इस टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे AC मैकेनिक के लिए, इसके लिए SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, EWS के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है। टोटल आपके 251 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं AC मैकेनिक के लिए। तो जिन भी कैंडिडेट्स का IT जो है वो AC मैकेनिक ट्रेड से हुआ है तो आप सभी के लिए यहाँ पे 251 स्लॉट्स हैं जो स्लॉट्स आपको दिए गए हैं इंटर्नशिप के लिए। और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। कारपेंटर के लिए यहाँ पे टोटल 22 स्लॉट्स हैं, COPA के लिए यहाँ पे टोटल 181 स्लॉट्स हैं, डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पे 105 यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे आपका स्लॉट्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 1258 1258 आप इसको कह सकते हैं या आप 1258 इसे कह सकते हैं, ये स्लॉट्स आपके दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पे 88 दिए गए हैं, फिटर के लिए 539, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 33, मशीनिस्ट के लिए 54, MMTM के लिए यहाँ पे 24 और मोटर मैकेनिक के लिए 12। ये टोटल आपके यहाँ पे कम्युनिटी वाइज आपके सीट्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और ये कम्युनिटी वाइज के साथ ही साथ ट्रेड वाइज भी आपका रहने वाला है। कम्युनिटी मीन्स आपकी SC, ST, OBC, EWS और जनरल यहाँ की कम्युनिटी आ गई है और ट्रेड हमने यहाँ पे आपको बता दिए है कि कौन से ट्रेड के अंतर्गत कितनी वैकेंसी आई हुई है। ये थी आपकी डिटेल में लिस्ट। उसके साथ ही कुछ और भी है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे पेंटर आपका है, पेंटर के लिए 32 वैकेंसी आई हुई है, वेल्डर के लिए 202 यहाँ पे स्लॉट्स खाली हैं आपके, यानी आपका ट्रेड अगर वेल्डर है तो आपके लिए यहाँ पे 202 पद खाली हैं और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस हिसाब से अपनी सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करें टोटल की तो ये आपका हो गया 2801 जो स्लॉट्स आपके इस इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं। ये तो लिस्ट थी आपकी कम्युनिटी एंड ट्रेड वाइज। अब हम बात करेंगे ट्रेड वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज कि यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत
कितनी आपकी वैकेंसी आई हुई है। ऊपर आपने डिपार्टमेंट देख लिए हैं, ट्रेनिंग यूनिट भी आपने देख ली है। अब हम जो डिपार्टमेंट हमने ऊपर देखे थे उन डिपार्टमेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी कितनी वैकेंसी या कितने स्लॉट्स आपके खाली हैं और कौन कौन से ट्रेड के लिए हैं। एसी मैकेनिक के लिए यहाँ पे सिविल के अंतर्गत कोई नहीं है। इलेक्ट्रिकल के लिए आपके 234 है, मैकेनिकल के लिए 17, पर्सनल के लिए नहीं है, एसएनपी के लिए भी नहीं है। टोटल आपके 251 यहाँ पे रहने वाले हैं जो हमने ऊपर देखा था। कारपेंटर के लिए भी यहाँ पे सिविल के अंतर्गत नहीं है। इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है, मैकेनिकल के लिए 18 रहने वाले हैं और 22 आपके टोटल रहने वाले हैं। उसी के अनुसार आपका सीओपीए के लिए दिए हुए हैं डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो यहाँ पे आप अपना लिस्ट डिटेल में यहाँ पे अपनी लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट भी देखना है कि आपको किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए। आपने सिविल से किया, आपने इलेक्ट्रिकल से है, आप मैकेनिकल से हैं, उस हिसाब से आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए और जो ट्रेड आपका यहाँ पे रहने वाला है उसी हिसाब से आप यहाँ पे देख लें कि आपको किस ट्रेड के अंतर्गत, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। यानी अगर आपका एसी मैकेनिक ट्रेड है तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, या आपका इलेक्ट्रीशियन है तो आपका सिविल के अंतर्गत भी होगा, आपका इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत भी होगा, आपका मैकेनिकल के अंतर्गत भी होगा, लेकिन आपका पर्सनल के अंतर्गत नहीं होगा और आपका एसएनपी के अंतर्गत भी सिलेक्शन होगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये डिटेल लिस्ट दी हुई है आपकी डिपार्टमेंट वाइज, इससे ऊपर दी हुई थी कम्युनिटी वाइज कि आपका कम्युनिटी वाइज सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे होने वाला है। और आपको यहाँ पे जो भी चूज करना है आप एक ही डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए, जो ट्रेनिंग के लिए है आपका, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग ओनली वाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग वगैरह का जो सब कुछ होगा यहाँ पे, तो उस टाइम पे आपको एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आपका सिलेक्शन होगा। ये भी ध्यान में रखेंगे कि आप ये ना सोचे कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत मिल जाएगा। आपका जो ट्रेड है उसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट आपका आया है उन्हीं डिपार्टमेंट में से, अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी है तो या तो इलेक्ट्रिकल में होगा या मैकेनिकल में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और ये तभी होगा जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट फिल करेंगे और सही फिल करेंगे, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो ये स्लॉट्स हैं ये घट भी सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट के अंतर्गत, यानी आपका जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसके अंतर्गत ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये घटाए भी जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं, यानी कंफर्म नहीं है, ये घट और बढ़ दोनों सकते हैं आपके। तो ये थे आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन आपके स्लॉट्स का, चाहे आप कम्युनिटी वाइज देखें या आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज देखें। अब हम बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन की उन्होंने बात करी है कि यहाँ पे जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन भी आपका अप्लाई होगा। आप अगर इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको रिजर्वेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको अपना वैलिड इनकम और असेट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा, यानी जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है। आप जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं आपको पता होगा कि जब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ करनी होती है, तभी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो यहाँ पे आपको अपना वैलिड इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन के अंतर्गत रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कि यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपने क्या किया होना चाहिए इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात कर रहे हैं या किसी भी इंटर्नशिप से रिलेटेड बात करें, किसी चीज से भी आप बात करो, आप इंटर्नशिप ले लो या आप गवर्नमेंट जॉब ले लो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहती है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, यानी आप एप्लीकेबल किस किस पोस्ट के लिए हैं, या किसी पोस्ट का आप सपना देख रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, तो आप उस फॉर्म को वहाँ पे नहीं फिल कर सकते।
तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो आइए इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है रेलवे के द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका 10th मांगा गया है, ठीक है। आपका 10th एग्जामिनेशन और आपका 12th जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। सॉरी, 10th आपका सिर्फ मांगा गया है अंडर द 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, ये कहा गया है। सिर्फ यहाँ पे आप 10th पास होंगे तब भी आपका चल जाएगा। तो आपका यहाँ पे 10th कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ ही आपका ITI भी होना चाहिए, यानी आप 10th करने के बाद अगर आपने ITI किया हुआ है और आपका प्रॉपर ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि जो ये ट्रेड ऊपर दिए गए हैं, जो ट्रेड मैंने आपको बताए, इन्हीं ट्रेड के अंतर्गत अगर आपका ITI हुआ है तो तभी आप इस इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10th पास आपको मांगा गया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे ITI होना चाहिए, और ITI आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है। ITI का सर्टिफिकेट वहाँ पे ट्रेड मेंशन होना चाहिए, और वो किसी भी इंस्टीट्यूट से यहाँ पे होना चाहिए, और वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए NCVT और SCVT के लिए, या तो सेंट्रल या स्टेट किसी भी एक यूनिवर्सिटी से, या आपका किसी भी एक यहाँ पे जो बोर्ड आपका रहता है ITI के लिए, उससे आपका यहाँ पे ये कंप्लीट मांगा गया है। अब बात करते हैं आपके ट्रेड वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ये तो आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। और अगर हम ट्रेड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे AC मैकेनिक के लिए आपका 10th मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ, और ITI में आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो मैकेनिक ही होना चाहिए। कारपेंटर के लिए आपका यहाँ पे कारपेंटर ट्रेड होना चाहिए, और 10th तो आपका सबके लिए बेसिक है कि आपका 10th होना चाहिए, और ITI भी बेसिक है, लेकिन ITI के अंदर ट्रेड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जो यहाँ पे आपका ट्रेड होगा वो ट्रेड आपका ITI में भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए या इस इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डीजल मैकेनिक से आपका ITI हुआ है तो आपका ट्रेड यहाँ पे डीजल मैकेनिक ही होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो ITI में ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन ही यहाँ पे होना चाहिए। और 10th और ITI तो यहाँ पे मांगा ही गया है। ट्रेड वाइज आप देख लें कि आप किस ट्रेड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और आपका ट्रेड यहाँ पे क्या है। और जाहिर सी बात है, अगर आपका ITI हुआ है तो आपको आपका ट्रेड पता होगा, तो आप उसी ट्रेड के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। ये पूरी लिस्ट दी गई है आपकी ट्रेड वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस यानी एज क्राइटेरिया की। यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो एज है वो क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे जो एज मांगी गई है मिनिमम आपकी 15 साल मांगी गई है और मैक्सिमम 24 यानी 24 साल। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 15 साल से 24 साल के बीच की आपकी एज है और आपने यहाँ पे 10th के साथ ITI कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपका नॉर्मल क्राइटेरिया है एज का। अगर बात करें आपकी कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे SC ST OBC के लिए यहाँ पे जो है वो एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे उम्र में छूट दी जाएगी। और यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST के लिए। तो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है और OBC के लिए 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 10 साल और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी यहाँ पे 10 साल आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ तक आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए, यानी मिनिमम डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए कम्युनिटी वाइज यहाँ पे बताया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप यहाँ पे जनरल से हैं तो आपकी जो एज है वो नॉर्मल रहेगी 15 से 24 ईयर्स। लेकिन अगर आप SC ST OBC एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ वो देख लें कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होना है। तो इस इंटर्नशिप के लिए आपको कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं देना है। आप ये ध्यान से सुन लें कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके 10th की जो आपकी परसेंटेज है और जो ITI में आपके मार्क्स है उन दोनों का इक्वल करके यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी आपका 10th और आपका ITI डिसाइड करेगा आपका ITI में क्या मार्क्स है और 10th में क्या मार्क्स है।
वो डिसाइड करेंगे कि आपका इस इंटर्नशिप के लिए क्वालिफाई है वो होगा या नहीं होगा, या आप इस इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपका 10th और ITI उसी का यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, उन्हीं मार्क्स की यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर दो से अधिक कैंडिडेट्स का यहाँ पे अगर सेम मार्क्स रहते हैं, आपके 10th और ITI में आपके सेम मार्क्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो है प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो एज में बड़ा होगा उसको पहले प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, यानी आपकी एज भी सेम है और आपके मार्क्स भी सेम है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपका सिलेक्शन अब ऐसे होगा कि जिसका 10th पहले कंप्लीट हुआ है, यानी 10th जिसका पहले हो गया था उसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यानी किसी का 10th अगर 2016 में हुआ है और किसी का यहाँ पे 2014 में हुआ है, तो 2014 वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, एज का आप यहाँ पे ध्यान न दें कि ये एज तो आपकी ओवर एज हो गई है, ऐसा ना सोचें। लेकिन यहाँ पे जो आपका एज रिलैक्सेशन आप लगाएंगे उस हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि जिसका पहले 10th हुआ होगा उसका सिलेक्शन पहले होगा। तो पहली कंडीशन आपकी ये रहती है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हो गए तो सिलेक्शन पहले किसका होगा। तो यहाँ पे इस रेलवे बोर्ड की तरफ से आपका यहाँ पे या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सिलेक्शन होगा या जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो उस कैंडिडेट को दी जाएगी जो एज में बड़ा होगा। और अगर दोनों की एज भी सेम हो जाती है तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसका 10th पहले पास हुआ है, यानी जिसने 10th पहले पास किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। ये तब होता है जब 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता चुकी हूँ कि आपका यहाँ पे 10th और ITI उसी के भी आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी और तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ आपको नहीं देना है, एग्जाम आपका नहीं होना है, सिर्फ आपको फॉर्म फिल कर देना है और उस फॉर्म में अपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही शो करने हैं। उसके बाद यहाँ पे रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसमें अगर आपका नाम है तो हाँ, यहाँ पे आपका 2801 पदों के लिए सिलेक्शन हो चुका है इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपके ट्रेनिंग पीरियड की। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका, वो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड एंड द सिलेबस डिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल। तो यहाँ पे जो भी आपकी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल रहती है उसके अंतर्गत ही आपका यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स और जो सिलेबस है, यानी जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी लंबी चलेगी, वो यहाँ पे इसी के बिहाफ पे या इसी की तरफ से यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं कहा गया है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 1 साल चलेगी, 6 महीने चलेगी या 2 साल चलेगी, यहाँ पे नहीं कहा गया है। वो आपका काउंसिल की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कितनी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस उसका क्या रखा जाएगा टोटल, वो सब कुछ आपका बाद में डिसाइड किया जाएगा। और उसके लिए आपको कितना पे किया जाएगा वो भी यहाँ पे काउंसिल की तरफ से ही डिसाइड होगा। यानी जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है उस दौरान आपको काउंसिल की तरफ से या जिस भी बोर्ड के अंतर्गत आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही हो, जिस भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो रही हो, वो आपको यहाँ पे करते हैं उस पीरियड पे कि जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो यहाँ पे कोई भी पे नहीं बताया गया है कि आपको कितना पे किया जाएगा, वो सब कुछ काउंसिल की तरफ से ही यहाँ पे फिक्स होगा। तो ना आपका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे फिक्स किया गया है और ना ही आपका यहाँ पे फिक्स किया गया है कि उस दौरान आपको यहाँ पे कितना पे किया जाएगा। ये बाद में काउंसिल की तरफ से डिसाइड किया जाएगा आपका। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना है कि आप यहाँ पे मेडिकली फिट हैं इस इंटर्नशिप के लिए। और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट शो करना होगा कि हाँ, हम इस कैटेगरी में यहाँ पे डिसेबल हैं। तो यहाँ पे आपको प्रूफ देने होंगे। और ये डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग डिसेबिलिटीज दी हुई है ट्रेड वाइज। पेमेंट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे
₹100 पे करने हैं इस फॉर्म के लिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको ₹100 पे करना होगा। ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपको ₹100 यहाँ पे फी पे करनी है इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखी गई है कि SC/ST कैंडिडेट्स, फीमेल, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है। यानी अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप फीमेल हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप ट्रांसजेंडर हैं, या आप डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। यानी यहाँ पे जो फ़ी मांगी गई है वो मांगी गई है सिर्फ जनरल मेल, EWS मेल और OBC मेल कैंडिडेट से ही यहाँ पे फीस मांगी गई है, और फीस आपकी रहने वाली है ₹100। अब यहाँ पे आपको कैसे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, वो सब कुछ इसमें डिटेल में बताया हुआ है कि आपको वेबसाइट पे जाके क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है। और वेबसाइट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर यहाँ पे आपकी वेबसाइट दी हुई है। इसी वेबसाइट के अंतर्गत आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंट्री करनी है, उसके बाद आपको एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसमें डालनी है, फिर आपको यहाँ पे अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ये आपका प्रोसेस रहेगा। और जैसे ही आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने अपनी पर्सनल डिटेल डाल दी, आपने अपना एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं वो अगर अपलोड कर दिए, आपने यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फिर आपकी यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर मांगी जाएगी। और उसके बाद जब आपका फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, सब सही से अपलोड हो गया, तो लास्ट में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए कहा जाएगा। और जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म टोटली फिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे सिलेक्शन कब होगा वो मेरिट लिस्ट आपकी बताएगी। लेकिन ध्यान दें, अगर आपने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी, आपने अपना रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, पर्सनल डिटेल भी डाल दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी डाल दी, फोटो और सिग्नेचर भी डाल दिया, अब आपको लगा मेरा फॉर्म तो फिल हो गया, लेकिन आपने एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करी। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जनरल मेल, EWS मेल और OBC मेल कैटेगरी से है, तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। आपको यहाँ पे फ़ी जरूर पे करनी होती है। और अगर आप SC/ST और फीमेल या ट्रांसजेंडर या डिसेबल कैटेगरी से हैं, तो वेबसाइट पे आपसे खुद ही कह दिया जाएगा कि आपको फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस, और उसके अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है इन 4 स्टेजेस के अंतर्गत, वो यहाँ पे बताया हुआ है आपको डिटेल में। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे 10th आपको अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ देना है आपको, और ITI की ऑल सेमेस्टर की सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, किसी भी NCVT से या SCVT से, ठीक है। हाँ, तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होगा या प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। RD80 रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेंशनिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको, अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको SC/ST, OBC, EWS इसका यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप फिजिकल हैं या डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली डिसेबल है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एंड देन आपको यहाँ पे सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो डॉक्यूमेंट फिल करे होंगे वही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी ट्रेनिंग कैंसिल कर दी जाएगी, अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया हो तब भी। और किस किस कंडीशंस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं कुछ रेलवे की तरफ से इस इंटर्नशिप के लिए आपकी, कुछ यहाँ पे कि आपको किन किन चीज़ों का फॉलो करना है, रूल क्या बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने इस इंटर्नशिप के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं।
तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए रिलीज किया गया है। इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 12 मार्च से और लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 11 अप्रैल। तो जो भी साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो 11 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। वैकेंसीज की अगर हम बात करें या स्लॉट्स की हम बात करें तो वो आपके रहने वाले हैं 2801। तो इन्हीं 2801 पदों के लिए आपका या स्लॉट्स के लिए आपका यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन होना है। कोई एग्जाम नहीं है, कोई वाइवा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको आपके 10th और ITI के बिहाफ पे ही यहाँ पे सेलेक्ट होना है। उसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट शो होगी और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। वहां पे जाके आप सीधे इस इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं, चाहे वो इंटर्नशिप से रिलेटेड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, उन सभी से कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।